बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ुल जलाली वल इकराम। वेलकम टू द मैराथन ऑफ सिलेबस डी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि हम उन सारी प्रॉपर्टीज़ को जो कि मैथमेटिक्स सिलेबस 4024 में मौजूद हैं, उन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे, सारे फार्मूलाज को देखेंगे, उन सारी बातों को देखने की कोशिश करेंगे कि जो आपके सिलेबस में मौजूद हैं और जो पेपर में बैठने से पहले आप सबको याद होनी चाहिए। और ये भी कोशिश करेंगे कि किस टॉपिक में किस तरह का एरर स्टूडेंट से यूजुअली एग्जामिनेशन में हो जाता है, उसको भी कोशिश करेंगे कि हम इस वीडियो में कवर करें। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। टू स्टार्ट विद, सबसे पहले जो चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, पहला टॉपिक आपका नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6। आप लोगों को अंदाज़ा है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इनमें कोई पॉइंट वाला नंबर नहीं होता, इनमें कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं होता, कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता। नेचुरल नंबर में अगर सिर्फ ज़ीरो ऐड कर दिया जाए, तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। और इसी तरह से इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। याद रखें, नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स के दरमियान में ज़ीरो होता है। ज़ीरो खुद ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो वो 1 2 3 4 हैं, और नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो -1 -2 -3 -4 हैं। नेचुरल नंबर से लेकर नेगेटिव इंटीजर्स तक, इन सब में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें डेसिमल इन्वॉल्व हो। इसमें कोई किसी में भी पॉइंट वाला नंबर नहीं होता। करेक्ट। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो a/b की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। a/b की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक। इर्रेशनल वो होते हैं जो नहीं लिखे जा सकते हैं a/b की फॉर्म में, जैसे पाई, जैसे √2। अच्छा, याद रखें, पाई अगर कहा जाए तो एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 22/7 एक इर्रेशनल नंबर है तो ये बात गलत होगी। 22/7 एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स में थिंक कि हम पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं, तो हकीकत ये है कि ये इज़ इक्वल्स टू ठीक नहीं है। ये तकरीबन एक अप्रॉक्सीमेट फ्रैक्शन होता है 22/7। अगर पाई एज अ सिंबल लिखा है तो वो एक इरेशनल नंबर समझा जाएगा। 22/7 को हम रैशनल समझेंगे। इनफैक्ट अगर 3.142 लिखा है तो ये भी इर्रेशनल नंबर नहीं है, ये भी एक रैशनल नंबर है। पेपर 1 में ऐसा सवाल आ सकते हैं कि जिसमें आपसे पूछा जाता है कि इनमें रैशनल कौन सा है और इर्रेशनल कौन सा है। सो 3.142 को भी कन्वर्ट किया जा सकता है। हम इसको लिख सकते हैं कि ये 3142, पॉइंट के बाद 3 नंबर्स मौजूद हैं तो हम इसको डिवाइड कर दें 1000 से, तो अब ये एक फ्रैक्शन डेवलप हो गया। तो 3.142 भी एक रैशनल नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर नहीं है। और इन दोनों की अगर कॉम्बिनेशन को देखा जाए कि वो क्या होती है, तो वो रियल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब है कि डी सिलेबस में जितने भी नंबर्स आप लोगों ने देखे हैं वो सब के सब रियल नंबर्स थे। ऑड नंबर्स 1 3 5 7 सबको अंदाज़ा है। इवन नंबर्स 2 4 6 सबको अंदाज़ा है। प्राइम नंबर 2 3 5 7 9 11। आप याद रखें, कुछ बच्चे 1 को प्राइम नंबर समझ बैठते हैं। 1 प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि 1 के 2 डिफरेंट डिवाइजर नहीं होते। प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है कि ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 डिफरेंट डिवाइजर्स हों, एक 1 और एक वो खुद। परफेक्ट स्क्वायर्स 1 4 9 16 25। इसी तरह से फ्रैक्शन a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। a न्यूमरेटर कहलाता है, b डिनोमिनेटर। इक्वलेंट फ्रैक्शन 3/6 2/4 1/2। इन सब की न्यूमेरिकल वैल्यू क्योंकि एक ही होती है 0.5, तो ये सब इक्वलेंट फ्रैक्शंस कहलाते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो। इम्प्रॉपर वो होता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, या ये दोनों बराबर हों। इसको हम कहते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और मिक्स्ड नंबर के तौर पर फ्रैक्शन को लिखा जा सकता है 3। अगर ये इसकी मैं बात करूँ, 3 मल्टीप्लाई विद 1 3 + 1, तो इसका मतलब है कि ये 4/3 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एज अ मिक्स्ड नंबर लिखा जा सकता है। कुछ इसका 1 इसका इंटीग्रल पार्ट कहलाता है और फिर दूसरा हिस्सा 1/3 इसका फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है।
और बोर्ड मैथ्स के बारे में आप सबको पता है कि सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस, हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, वी वर्क फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। और बोर्ड मैथ्स के बारे में सबको अंदाज़ा होगा, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न पहले की जाती है, फिर उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन की जाती है, और फिर उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ, जिसके बारे में आप सबको अंदाज़ा है कि a प्लस बी प्लस ए के बराबर है, ये कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। a इंटू बी इंटू ए के बराबर है, ये कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। इसी तरह से जिसमें 3 ऑपरेटर होते हैं, ये एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाते हैं। प्राइम नंबर्स के बारे में मैं बता चुका हूँ कि वो एक ऐसा होल नंबर जिसमें 0 और 1 ना हो, डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि उसके एग्जैक्टली 2 डिफरेंट डिवाइज़र हों, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। जिसके 2 से ज़्यादा हों उसको कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों कॉम्पोजिट नंबर है? क्योंकि इसका डिवाइज़र 1 है, 2 है और 4 है, तो इसके 3 डिवाइज़र्स हो गए। 3 नंबर्स ऐसे हैं जिनके टेबल में 4 आता है, तो इस वजह से 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है। प्राइम फैक्टर्स हम बनाते हैं फैक्टराइजेशन के लिए, और प्राइम फैक्टर्स का मतलब उसमें जितने नंबर से हम डिवाइड करें वो सब के सब प्राइम फैक्टर्स होते हैं। और इफ़ द फैक्टर्स ऑफ वन नंबर आर आल्सो द फैक्टर ऑफ द अदर नंबर, देन दे नोन एज कॉमन फैक्टर। और उसमें से जो सबसे हाईएस्ट फैक्टर हो, हाईएस्ट नंबर हो, उसको हम HCF कहते हैं। ये लार्जेस्ट नंबर होता है कॉमन फैक्टर्स में, 2 नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स में, तो उस लार्जेस्ट नंबर को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। कैसे निकालते हैं हम इसको भी रिविजिट कर लेंगे। मल्टीपल्स का मतलब कि द मल्टीपल्स ऑफ द नंबर दैट आर द नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय अ नेचुरल नंबर। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 5 के मल्टीपल्स क्या हैं, तो 5 को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 एंड सो ऑन। तो ये सब के सब 5 के मल्टीपल्स कहलाएंगे। LCM क्या होता है? LCM कॉमन मल्टीपल्स के अंदर सबसे छोटा नंबर होता है। इट इज़ कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 नंबर्स ऐसे कि जिनके मल्टीपल्स में कुछ मल्टीपल्स कॉमन हों, और उन कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा नंबर होगा वो उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 6 के मल्टीपल्स मैं आपके सामने रखूं तो 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड सो ऑन। और इसमें अगर 5 के मल्टीपल्स को आगे बढ़ाऊं तो 25 और 30। तो यू सी 30 एक ऐसा नंबर है कि जो दोनों 5 का भी मल्टीपल है, जो 6 का भी मल्टीपल है, और 30 वो छोटे से छोटा नंबर है जो दोनों का मल्टीपल है। तो इस वजह से 30 LCM कहलाएगा 5 और 6 का। एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में देखिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई HCF और LCM निकाल दें 36, 48 और 60 का, तो तरीका ये होता है कि आप 36, 48 और 60 को इस तरह से लिखते हैं। वो कॉमन नंबर ढूंढते हैं कि जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाएं। तो 36, 48 और 60 सब इवन नंबर हैं, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 पहला प्राइम नंबर है जिससे ये डिवाइड हो सकते हैं। तो 2 18 ज़ा, 2 24 ज़ा, 2 30 ज़ा। और फिर दोबारा 2 से डिवाइड हो सकते हैं तो 2 9 ज़ा, 2 12 ज़ा, 2 15 ज़ा। और फिर 3 से डिवाइड हो सकते हैं, 3 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। अब कोई एक नंबर ऐसा नहीं है जिससे सब डिवाइड हो सकें। तो ये जो नंबर्स यहाँ डेवलप हुए हैं ये सब के सब कॉमन फैक्टर्स थे। तो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये कहलाएगा HCF। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब 12 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 36, 48 और 60 का। और फिर अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करें, मतलब अब हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 1 ज़ा 3, 4 और 5 को डिवाइड नहीं करता 3, तो उसको वैसे ही लिख लेंगे। फिर हमने 4 से डिवाइड किया। अच्छा, हम यहाँ पे 2 और फिर 2 रखते हैं। मैंने डायरेक्टली 4 रख दिया क्योंकि मैं एक ही प्रोसीजर को दोबारा क्या रिपीट करता। सो 1 और 1 और 5, और फिर ये 5 1 ज़ा 5। तो अब अगर इन सब को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये कहलाएगा LCM। तो आई होप कि आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि HCF और LCM कैसे कैलकुलेट होता है। कुछ कॉमन एरर्स जो नंबर में अक्सर स्टूडेंट्स कर जाते हैं सरप्राइजिंगली, लेकिन हम लोगों ने पेपर में देखा है कि बच्चे फ्रैक्शन की एडिशन में बड़ी गलती करते हैं। वो समझते हैं कि 1 + 3 4 और 3 + 4 7 कर दें तो ये एडिशन हो जाती है। ऐसा नहीं होता। अक्सर स्टूडेंट्स ये समझ, आपको पता है कि 3 और 4 का LCM लेना चाहिए आपको।
3 4s are 12, then 12 divided by 3 4 plus 12 divided by 4 3 3s are 9, 9 plus 4 13 over 12 is the right answer for this. ये 3 और ये 3 अगर आप कैंसिल कर देंगे आपस में, ये ऊपर है ये नीचे है, तो ये कैंसिलेशन करना भी गलती है क्योंकि बीच में प्लस की साइन है। अगर 4 + 3 ऐसे 2 लिखा है तो ये 2 1s are 2 and 2 2s are 4 कैंसिल करना भी गलती है, ये ऐसे कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि ये प्लस की साइन बीच में मौजूद है। डेसिमल्स को अगर 10 की पावर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या इफ़ेक्ट आता है कि अगर 10 पावर 3 है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि पॉइंट के ये इस पावर 3 का मतलब ये होगा, इस पावर 3 का मतलब ये होगा कि डेसिमल टू द राइट ट्रेवल करेगा 3 डिजिट्स, तो इसका मतलब है कि 23.4 लिखा जाएगा। ठीक है, मूव 3 places टू द राइट। इसी तरह से अगर हम डिवाइड करेंगे 10 पावर 3 से, तो डेसिमल जहाँ भी होगा जैसे 6.54 है, अब अगर 10 पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 से 1 2 और 3 यूनिट पीछे आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट गलती से लगा हुआ है। सही। स्टेप्स फॉर राउंडिंग ऑफ अ डेसिमल, हम क्या करते हैं कि जनाब एक कंसिडर कर लेते हैं एक एक्स्ट्रा डिजिट, और इफ़ एक्स्ट्रा डिजिट इज़ लेस देन 5 तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, और अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता है तो ऐड कर देते हैं 1 बिफोर डिस्कार्डिंग इट। रेसिप्रोकल का नंबर मतलब होता है कि उन दोनों का प्रोडक्ट 1 हो। जैसे मैं आपसे पूछूं 2/3 का रेसिप्रोकल क्या है, 2/3 का रेसिप्रोकल है 3/2, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 1 आ जाए। राइट। एस्टिमेट करना हो अगर, तो अच्छा मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि एस्टिमेट और कैलकुलेट और एवेल्यूएट में फ़र्क होता है। एस्टिमेट का मतलब मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया भी था कि इसका मतलब है कि आपको इजाज़त है कि आप कैलकुलेशन से पहले राउंड ऑफ कर सकते हैं, यानी कि 8.89 टू द नियरेस्ट स्क्वायर रूट आपने कर दिया राउंड ऑफ, ये हो गया 9। 10.03 को 10 बना दिया, 14.98 को नियरेस्ट 15 बना दिया, तब ये स्क्वायर रूट 9 का जो है वो 3 आ जाएगा। सो 3 1s are 3, 3 5s are 15, 5 1s are 5, 5 2s are 10 और ये 2 आ गया। ये जो एस्टीमेट कमांड वर्ड एस्टीमेट है, इसका मतलब है कि आप राउंड ऑफ करके फिर कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक बात का यकीन रखें कि पेपर 1 में ऐसा कुछ भी नहीं आता कि जो बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व ना हो सकता हो। रूट 8.89 को बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करना डी सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आपने स्क्वायर रूट किसी परफेक्ट स्क्वायर का ही निकालना सीखा है। आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक है आपका लिमिट ऑफ एक्यूरेसी। मेजरमेंट ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन इज करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर दिस नियरेस्ट मीटर, ये एक डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है जो कि गिवन है। ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस होता है कि करेक्ट टू नियरेस्ट व्हाट। अब ये इसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है। इस डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ आप करते क्या हैं, इससे आप कैलकुलेट करते हैं एब्सोल्यूट एरर। ये जो भी ये नियरेस्ट मीटर है, इसका मतलब है नियरेस्ट 1 मीटर है, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 2 हुआ, तो 0.5 मीटर जो है ये आपका एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट हो गया। अगर आपको अपर बाउंड कैलकुलेट करना होता है तो 15 मीटर अगर इसकी लेंथ है तो उसमें आप 0.5 प्लस कर देंगे, और अगर लोअर बाउंड कैलकुलेट करना होता है तो ये एब्सोल्यूट एरर 0.5 माइनस कर देते हैं। अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बताइए लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है पेरीमीटर ऑफ द लॉन की, आप जानते हैं कि पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 × L + B होता है। क्योंकि आपसे लीस्ट नंबर पूछा जा रहा है, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो इन दोनों के लोअर बाउंड्स आप लेंगे। 15 में भी 0.5 माइनस कर दें, 9 में भी 0.5 माइनस कर दें, तो 14.5 और 8.5 इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज़ द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। इसी तरह से ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू में ऑफ द एरिया पूछा जा रहा था, एरिया लेंथ इनटू विड्थ होता है, तो अपर क्योंकि ग्रेटेस्ट पॉसिबल पूछा जा रहा है तो इनका अपर बाउंड लेंगे। 15 का अपर बाउंड होगा, 15 में आप ये 0.5 प्लस कर देंगे, 9 में भी आप ये 0.5 प्लस कर देंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एरिया आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो कि तकरीबन हर क्वेश्चन में नहीं तो 80% ऑफ द क्वेश्चंस में आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है। इसके बगैर आपका एक्यूरेसी का 1 मार्क चला जाता है। तो आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल याद हों, दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। मैं याद दिलाता चलूँ, डी सिलेबस में रूल है कि आपको जो भी आंसर देना है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक देना है। तो इसका मतलब कि सिग्निफिकेंट फिगर कहते किसको हैं,
इनके रूल्स आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए उसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ये होनी चाहिए, और अगर एंगल है तो 1 डेसिमल प्लेस तक होनी चाहिए। ठीक है, करेक्ट टू सम डेसिमल प्लेसेस एक अलग बात होती है, करेक्ट टू सम सिग्निफिकेंट फिगर्स अलग बात होती है। अगर हम बात करते हैं ए की, कि हम इंक्लूड कर लेते हैं एक एक्स्ट्रा डिजिट इंक्लूड कर लेते हैं फॉर कंसिडरेशन, और डिस्कार्ड कर देते हैं जो राउंड ऑफ का रूल है। फिगर को अगर वो 5 या 5 से कम हो, 5 से अगर कम हो तो वो डिस्कार्ड हो जाता है, 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो हम ऐड कर देते हैं 1, ये बात आपको पता है। रूल नंबर 2, ऑल नॉन ज़ीरो फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। ज़ीरोज़ लाई बिटवीन नॉन ज़ीरोज़ फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। वो ज़ीरो जो दो नॉन ज़ीरो के दरमियान में होता है सिग्निफिकेंट तस्वुर होता है। ज़ीरोज़ विच आर नॉट प्रीसीडेड बाय अ नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। वो ज़ीरोज़ जो कि किसी नॉन ज़ीरो के बाद ना आए उनको हम सिग्निफिकेंट नहीं मान सकते। ज़ीरोज़ दैट अपीयर द लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इन अ डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट। वो ज़ीरोज़ जो किसी नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस में आएंगे वो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। ज़ीरोज़ आफ्टर द लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इन अ होल नंबर मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। वो ज़ीरोज़ जो किसी नॉन ज़ीरो के बाद आए एक होल नंबर में, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और वो सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई 2 3 1 0, ये आपका एक आंसर आ गया है और इसको आपने 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। अब ये ज़ीरो एक ऐसा ज़ीरो है जो नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आया है एक होल नंबर में, तो इस दफ़ा अगर मैं इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में इस आंसर को मज़ीद लिखना चाहूँ तो ये इस आंसर में इस ज़ीरो को मैं कुछ और नॉन ज़ीरो नहीं बना सकता हूँ सिग्निफिकेंट बनाने के लिए। ये ज़ीरो इस दफ़ा सिग्निफिकेंट ही तस्वुर होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आंसर है आपके पास 2 3 1 0 और मैं आपसे कहूँ कि इसको आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखें, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी यही होगी। और अगर ये आंसर आए और आपसे रिक्वायर्ड ये किया जा रहा है कि भाई 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर लिखिए, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी यही तस्वुर होगी। इसमें इस ज़ीरो को सिग्निफिकेंट समझा जा रहा है, इस ज़ीरो को सिग्निफिकेंट नहीं समझा जा रहा है। तो वो ज़ीरो जो किसी नॉन ज़ीरो के बाद आए एक होल नंबर में, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी। कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, ज़रा एक क्विक व्यू देखिए। 8064, अगर आपसे कहा जाता है कि इसको एक सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखें तो इसमें सिर्फ 8 ही सिग्निफिकेंट है, बाकी सबको आप ज़ीरो कर देंगे। इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लिखेंगे तो आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद आप एक्स्ट्रा तस्वुर करेंगे, तो ये 6 क्योंकि 5 से बड़ा है तो 1 इसके लेफ्ट पे राउंड ऑफ हो गया और 8100 ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर समझा जाएगा। इसी तरह से 8064 को ही अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखें तो ये 8060 होगा। याद रखें कि ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट है, जैसा कि आपको बताया जा रहा था कि ज़ीरोज़ जो कि नॉन ज़ीरो के दरमियान में हैं वो सिग्निफिकेंट तस्वुर होते हैं। इस दफ़ा ये 8 और 6 के दरमियान का जो ज़ीरो है ये सिग्निफिकेंट है। और 0.00508, अब ये ज़ीरोज़ जितने हैं ये नॉट प्रीसीडेड बाय अ नॉन ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब है ये तीनों ज़ीरो जो मैंने अभी इस वक्त हाईलाइट किए हैं आपके सामने, ये तीनों सिग्निफिकेंट तस्वुर नहीं होंगे। इसमें पहला सिग्निफिकेंट फिगर ये 5 होगा, तो 0.005 ये करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर आपका आंसर होगा। इसको अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे करना होगा तो इस 8 को राउंड ऑफ करके 1 बना देंगे, पीछे यहाँ पे ऐड 1 कर देंगे, तो ये इसके 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक होगा। इसी तरह से इसको अगर 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे कन्वर्ट करना है तो ये 2.01 हो जाएगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि डेसिमल प्लेस, करेक्ट टू सम डेसिमल प्लेस इज़ अ डिफरेंट थिंग के करेक्ट टू सम सिग्निफिकेंट फिगर्स। 0.0647 को अगर हम डेसिमल प्लेस पे 1 डेसिमल प्लेस पे करना चाहेंगे तो ये 0.1 है। 0.0647 को करेंगे तो ये 0.06 है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस करें तो ये 0.065 है। 2.0647 को 3 डेसिमल प्लेस पे करें तो ये 2.065 है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि आप, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है,
a मल्टीप्लाई बाय 10⁻n की सूरत में लिखने को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, जिसमें a या 1 हो या 9 हो या इनके दरमियान का कोई नंबर हो। फॉर एग्जांपल इस नंबर को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम काउंट करेंगे कि भाई यहाँ पे पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब है पॉइंट यहाँ है। तो इस पॉइंट को यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने डिजिट्स की ट्रैवल करनी पड़ेगी? 1 2 3 4 5 6, तो ये 10⁻6 आपने लगा दिया। इसी तरह से अगर लेफ़्ट टू राइट आए तो उतना 10⁻- में लगा देंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, प्रॉफिट लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट। आप चाहें तो एट एनी स्टेज वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर कुछ फार्मूला आपने नोट करना है। प्रॉफिट सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विद 100, परसेंटेज लॉस भी यही होता है। अच्छा, ये फार्मूला उस वक्त वैलिड है जब आपको बताया नहीं जा रहा कि प्रॉफिट को एज अ परसेंटेज ऑफ क्या बताया जाए, तो ये अंडरस्टूड है कि डिनोमिनेटर कॉस्ट होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल कर सकता है एग्जामिनर कि वो आपसे पूछ ले कि एक्सप्रेस द प्रॉफिट इन एज अ परसेंटेज ऑफ द सेल प्राइस। इन दैट केस आप प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे सेल प्राइस से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। लेकिन ये काम कब करेंगे? जब एग्जामिनर कहे करने को, राइट? अदरवाइज दिस इज द रूल। डिस्काउंट ओरिजिनल प्राइस माने सेल प्राइस, इस ओरिजिनल प्राइस से मुराद आपकी मार्क प्राइस है। और परसेंटेज डिस्काउंट का मतलब कि डिस्काउंट दिया गया कितनी प्राइस पे दिया गया, तो डिस्काउंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल सेल प्राइस मल्टीप्लाई विद 100। इंटरेस्ट दो तरह का होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट PRT/100, जिसमें P प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, T इज़ द टाइम पीरियड है। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से मुख्तलिफ चीज़ है। कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला आपके सामने ये हो जाता है। इसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये जो चीज़ इस वक्त आपके सामने है, ये कहलाती है कि ये कंपाउंड अमाउंट है। कंपाउंड अमाउंट का मतलब ये होता है कि इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों शामिल हैं। अब अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए तो आप इस अमाउंट में से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल, तो आपके पास जो इंटरेस्ट आएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। जैसे यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल किया गया तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। बाकी टर्म्स में P का मतलब वही प्रिंसिपल, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, N इज़ द पीरियड ऑफ लोन। रेट, रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज नोन एज रेट। जैसे एजाज work in a restaurant and he's paid $7.5 for 3 hours work. How much will he earn if he works for 8 hours? उसको $7.5 मिलते हैं 3 घंटे काम करने के, तो 1 घंटे के हिसाब से 7.5 को 7.5 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 2.5 1 घंटे का रेट हो गया उसका। दिस इज़ अ रेट। और फिर अगर उसने 8 घंटे काम किया तो यू मल्टीप्लाई दिस विद 8, तो $20 उसका काम हो जाएगा। रेशो क्या चीज़ है? रेशो रेट से डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पे डॉलर डिवाइड हुआ है नंबर ऑफ आवर्स से, इसका मतलब है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का यूनिट डिफरेंट था। लेकिन रेशो जो होता है वो दो क्वांटिटीज़ ऐसे हों कि उनका जो यूनिट है वो सेम हो, ठीक है? रेशो हैज़ नो यूनिट, क्योंकि दोनों अगर सेम क्वांटिटी है तो यकीनन वो डिवाइड हो जाएगा। अगर 5 सेंटीमीटर का आप 10 सेंटीमीटर पर रेशो देखेंगे तो सेंटीमीटर कैंसिल, तो बेसिकली ये 1/2 इज़ अ रेशो, राइट? रेशो हैज़ नो यूनिट्स। अब रेशो को लिखने का तरीका ए रेशो बी या A/B हो सकता है। परसेंटेज, ये बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से आ सकती है। आई वुड रिकमेंड कि आप इस वक्त जो स्क्रीन आपके सामने है इसका स्नैपशॉट ले लें, ये बड़े काम की चीज़ है। परसेंटेज का क्वेश्चन कितनी तरह से असेस हो सकता है, ये एक पेज में इसकी समरी बनाई है मैंने आपके लिए। आप जानते हैं परसेंटेज पर 100 को कहते हैं, पर सेंट मतलब पर 100। अगर 25% लिखा है इसका मतलब है 25/100 लिखा है, ये परसेंटेज की साइन 100 बन जाती है। इसका फ्रैक्शन बनाया जा सकता है 25 1 25, 25 4 100, तो 1/4, ये दोनों इसके फ्रैक्शंस हैं। अगर तो आपसे डेसिमल में कन्वर्ट करने को कहा जा रहा है तो ये 2 ज़ीरो हैं, तो आप जानते हैं कि यहाँ का पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट हो जाएगा, तो ये 0.25 इसका डेसिमल इक्वलेंट हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल्स टू 25%। एक तरीका ये हो सकता है
कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कन्वर्ट परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन और डेसिमल, तो डेसिमल का तो मतलब जैसे हमने ऊपर देखा कि अगर 0.25% लिखा है, इस परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाय 100 है, और डिवाइडेड बाय 100 के ये डेसिमल 2 यूनिट पीछे चला जाएगा, 2 यूनिट लेफ्ट चला जाएगा, तो ये इसका डेसिमल बन गया। अगर फ्रैक्शन बनाना है तो आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, तो ये 25 हो जाएगा और ये 4 ज़ीरोज़ डेवलप हो जाएंगे। और फिर आप फाइनली 25 को सॉल्व कर लेंगे डिवाइडेड बाय ये नीचे इसके 4 ज़ीरो, तो आपके पास 1/400 आंसर आ जाएगा। 25 वन ज़ा, 25 फोर ज़ा, तो ये 2 ज़ीरो वैसे ही आ जाने चाहिए थे। सही है, तो ये 1/400 लिखा हुआ है। ठीक है, टाइपिंग एरर है इसमें कहीं कहीं, और वहाँ पे इंशाल्लाह जो सामने आता जाएगा मैं आपको इंडिकेट करता जाऊँगा। कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन और डेसिमल इनटू अ परसेंटेज। अगर फ्रैक्शन है तो क्या करना है, परसेंटेज बनाने के लिए सीधा सीधा 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। बेसिकली इस परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाय 100 होता है ना, तो बस 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है कि आपने 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइडेड बाय 100 भी कर दिया, लेकिन ये डिवाइडेड बाय 100% की साइन के तौर पर लिखा हुआ होता है। तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने के लिए सीधा सीधा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही काम डेसिमल के साथ भी है कि डेसिमल को परसेंटेज बनाने के लिए भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7% की साइन लगा दें। फाइंड द परसेंटेज ऑफ अ नंबर, जैसे 4.5% ऑफ 400, ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लाई करना होता है मैथ में, तो 4.5/100 मल्टीप्लाई बाय 400, तो ये 18 आंसर आ गया। एक्सप्रेस वन क्वांटिटी एज अ परसेंट ऑफ अदर। अगर आपसे कहा जाए कि भाई एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो एक्स डिवाइडेड बाय वाई मल्टीप्लाई विद 100%। जैसे 30 सेंटीमीटर को 5 मीटर का परसेंटेज बनाया जा रहा है, तो ये मीटर है या सेंटीमीटर है, इस मीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 30/500 इंटू 100% किया, तो ये परसेंटेज आ गई। परसेंटेज इंक्रीज़ का फॉर्मूला क्या है कि इंक्रीज़ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट। इस ओरिजिनल अमाउंट से मुराद ये है कि इन विच द वैल्यू इज़ इंक्रीज्ड। ठीक, परसेंटेज डिक्रीज़ का मतलब भी डिक्रीज़ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट से मुराद वो वैल्यू जिसमें डिक्रीज़ हो। कॉमन एरर क्या कर सकते हैं, इसमें बड़े सारे कॉमन एरर्स हो सकते हैं, मैं समझाता भी हूँ, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि अगर, क्योंकि हमने भी पूरा सिलेबस का रिव्यू लेना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने फारिग टाइम में इसको देख लें। एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे पहली एग्जांपल, गिवन दैट द कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ कार ऑफ 4 days in 1990 was 264, which was 20% more than what it was in 1989. The cost of hiring a car for 4 days in 1989 is this. अब ये गलती की है इसने, ये बच्चों ने गलती की है, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए 264 1990 में प्राइस थी, जो कि 20% ज़्यादा थी जो कि 1989 में थी उससे, मतलब ये वैल्यू 20% ज़्यादा है। तो अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि भाई इसका 80% अगर मैं निकाल दूँ या इसका 20% निकाल के इसमें से माइनस कर दूँ तो 1989 की प्राइस आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा। अगर 1989 की प्राइस मैं सपोज करता हूँ कि जी 1989 में प्राइस एक्स थी, तो ये जो 264 है, ये एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स इज़ 264। सॉरी, कहाँ गया, ये यहाँ चला गया, सॉरी। एक काम करते हैं, इसको मैं अप्रोच क्योंकि डिस्कस कर रहा हूँ, इसका सही तरीका सॉल्व करने का यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ी जगह है कि अगर 1989 की प्राइस एक्स रख लेते हैं, तो उसमें अगर उसका 20% बढ़ाया जाएगा तो आंसर 264 बनेगा। अगर मैं इस 264 की कोई परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये गलती है। ठीक है, इसी तरह से इसमें और भी, ये पहले गलत प्रोसीजर जो स्टूडेंट्स समझते हैं इसको, आप इसको पढ़कर देखिएगा कि गलत तरीका क्या है, फिर उसके बाद मैंने उसका सही तरीका भी नीचे समझाया हुआ है। डायरेक्टेड नंबर्स, टेम्परेचर चेंज, टाइड लेवल और टाइम, इसमें अक्सर बच्चों से गलती होती है कि जैसे आपको बताया जाए कि भाई इस्लामाबाद में सुबह का टेम्परेचर -3 डिग्री था और एटनून टेम्परेचर 5 डिग्री था, तो बताइए डिफरेंस कितना इन टेम्परेचर में, तो बेसिकली 5 + 3 8 डिग्री का डिफरेंस आएगा। इसको अगर आप स्केल पे समझेंगे भाई -3 था, फिर 0 आएगा और फिर 5 होगा, तो -3 से 5 तक जाने के लिए बेसिकली कितना फ़र्क है, ये 8 डिग्री का डिफरेंस है। इन दोनों टेम्परेचर्स में जो डिफरेंस है वो 8 डिग्री का है। यही काम कुछ टाइड लेवल में भी होता है कि अगर आपको बताया जाए कि भाई जो हाई टाइड है वो 3.5 मीटर अबव द मीन सी लेवल है,
और अगर लो टाइड है, ये 1.6 बिलो द मीन सी लेवल है, कैलकुलेट इन मीटर द डिफरेंस बिटवीन द हाई टाइड एंड द लो टाइड। तो इसका मतलब 3.5 में से 1.6 माइनस नहीं करना है, इन दोनों को प्लस करना है, तो इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस डेवलप होगा। लफ्ज़ डिफरेंस इस्तेमाल हुआ है लेकिन इसमें होती एडिशन है। टाइम प्रॉब्लम, टाइम में अक्सर देखा गया है कि पेपर 1 में सवाल आता है और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें गड़बड़ कर देते हैं। जैसे इस एग्जांपल को देखें कि लास्ट वीक मिस्टर मरगूब ड्रोव फ्रॉम हैदराबाद टू कराची। ही रीच कराची एट 2:20 AM ऑन ट्यूसडे आफ्टर ड्राइविंग 3 hours 50 minutes। अब सवाल पूछा जाता है कि व्हेन डिड ही स्टार्ट हिज जर्नी, व्हेन डिड ही स्टार्ट हिज जर्नी, गिव योर आंसर इन टाइम एंड डे। अब देखें, बात बड़ी सीधी सी है। हम मिस्टर मरगूब जो हैं वो ट्यूसडे को पहुंचे हैं 2:20 पर कराची, और उनका जो टाइम था वो 3 घंटे 50 मिनट था ड्राइविंग टाइम। तो वो हैदराबाद से कब निकले थे? अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं? इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करते हैं कि ये 2:20 AM जो लिखा हुआ है, ये सुबह के यानी कि रात के 2 बज रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, रात के 12 बजे का जो टाइम है उसको हम 2400 बना लेते हैं, और फिर उसमें ये 220 ऐड कर दिया, तो ये बन गया 2620। ये टाइम ऑफ अराइवल है। मुझे पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन इस 2:20 AM को अपने लिए आसान बनाने के लिए हमने इस 2400 में 12 बजे के बाद 12 बजे के वक्त टाइम हम समझते हैं वो 24 घंटे कंप्लीट हो गए थे, उसमें 220 बढ़ा लें तो इतना हो गया। अब इसमें ये 3 घंटे 50 मिनट हमने करना है माइनस, इसमें ये 3 घंटे 50 मिनट अगर हम कर दें माइनस, तो वो टाइम आ जाएगा कि जिस वक्त मिस्टर मरगूब हैदराबाद से उनका डिपार्चर हुआ था। अब माइनस करना भी एक आर्ट है। अब ये 2620 में से 350 माइनस हुआ तो 2230 आ गया। अब दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल सब्ट्रैक्शन। अब ज़रा सोचो, 0 में से 0 गया तो चलो 0 बच गया, 2 में से 5 गया तो 3 कैसे बचा? ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ये जो 2620 लिखा था और इसमें से 350 माइनस होना था, तो याद दिलाता चलूँ, 0 में से 0 तो जा सकता है, लेकिन क्या है कि 2 में से 5 तो नहीं जा सकता। यहाँ से अगर 1 कैरी लिया गया है तो आप जानते हैं कि ये आर से मिनट में कैरी लिया जा रहा है। यहाँ से 1 कैरी लेने का मतलब है कि यहाँ पे आपने 60 कैरी ले लिया है, क्योंकि ये मिनट की जगह है, ये आर की जगह है। तो यहाँ से 1 कैरी लेने का मतलब है कि 60 मिनट्स कैरी ले लिए गए हैं, तो ये इन टोटल 80 मिनट्स हो चुके हैं। अब 80 में से 50 माइनस करें तो 30 मिनट्स बचते हैं, और यहाँ से क्योंकि 1 गया है तो यहाँ पे बचा था 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो बनेगा 2, और इस 2 को आपने लिख लिया वैसे ही। तो दिस इज़ हाउ यू डू सब्ट्रैक्शन इन टाइमिंग। अगर समझ नहीं आई तो इस वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा और एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा। कुछ खास बातें जो आपको पता होनी चाहिए। डेका का मतलब 10 पावर 1, हेक्टर 10 स्क्वायर मतलब 100, किलो का मतलब 1000, मेगा का मतलब 10 पावर 6, गीगा का मतलब 10 पावर 9, टेरा का मतलब 10 पावर 12। और इनके ऑपोजिट, डेका का ऑपोजिट डेसी यानी कि 10 पावर -1, सेंटी 10 पावर -2, मिली 10 पावर -3 एंड सो ऑन। और आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि 1 किलोमीटर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 × 10 यानी कि 100 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर, बेसिकली आप इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं तो ये एरिया यूनिट डेवलप हो जाता है। 1 हेक्टर, इसका मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। एंड यू कैन look at and memorize these two conversions too. अब बारी आती है मेंसुरेशन की। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर, आप जानते हैं कि लेंथ इनटू विड्थ क्या है, स्क्वायर हो गया। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स होती हैं, तो इसमें क्योंकि सारी साइड्स बराबर होती हैं तो दैट्स फॉर ए। ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, सारी साइड्स बराबर होती हैं, हर एंगल 90 डिग्री का होता है। रेक्टेंगल में लेंथ इनटू विड्थ, पेरीमीटर ऐसे। ट्राइंगल का एरिया ट्रिकी होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। हाइट हमेशा
वो होती है जो 90 डिग्री बनाती है बेस के साथ, और ज़रूरी नहीं होता कि हाइट जो है वो ट्रायंगल की 3 साइड में से कोई एक साइड हो। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है जिसमें हाइट आपको सही समझ में आ रही है तो 1/2 AB sin C अप्लाई करके निकाल सकते थे। एरिया पाई आर स्क्वायर होता है सर्किल का, सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है। सेक्टर जिसके दो तरफ रेडियस और एक तरफ आर्क लेंथ होती है, इसका एरिया 3 थीटा अपॉन 316 2 पाई आर स्क्वायर, आर्क लेंथ थीटा अपॉन 316 to 2 पाई आर। ये रिंग जिसको एन्युलस भी कहते हैं कि इसमें लार्ज सर्किल के एरिया में से स्मॉल सर्किल का एरिया माइनस कर दिया जाए तो ये एरिया जो शेड हुआ हुआ है ये कैलकुलेट हो जाएगा। पैरेललोग्राम के एरिया में अक्सर गड़बड़ कर जाते हैं, इसका एरिया बेस इनटू हाइट होता है। याद रखें कि अगर ये 10 है, ये 5 है और ये 7 है तो 10 into 7 करके 70 एरिया बनाना गलती है। इसका सही एरिया 10 × 5 यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ इस तरह से होगा। ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई विद हाइट, ये एरिया होता है ट्रेपीजियम का। क्यूबॉइड वॉल्यूम लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, सरफेस एरिया इज दिस। और अगर ओपन है तो बस एक टॉप रेक्टेंगल को माइनस कर देंगे तो वो ओपन रेक्टेंगुलर टैंक का वॉल्यूम आ जाएगा। सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया में एक सर्किल ऊपर एक सर्किल नीचे, तो इसमें 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर दें, और अगर ओपन है तो फिर एक ही पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे। प्रिज्म किसी भी शेप का हो सकता है, इसमें एरिया क्रॉस सेक्शन का पहचानना बड़ा ज़रूरी है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को जिस लेंथ तक ये एक्सटेंड किया गया उस लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वॉल्यूम बनता है। इनफैक्ट इसमें भी तो ऐसा ही हुआ है। ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिसको आप कहते हैं पाई आर स्क्वायर। इसको आगे इसकी लेंथ h तक बढ़ाया गया तो पाई आर स्क्वायर को h से मल्टीप्लाई किया तो इसका वॉल्यूम बना। स्फेयर वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। हेमी स्फेयर वॉल्यूम इसको 2 से डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा। और इसका कर्व सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया अगर देखें तो ये 2 पाई आर स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया में ये भी ऐड होता है एक सर्किल, तो पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। कोन वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया, ये जो कर्व सरफेस एरिया होता है दिस इज पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर जो कि बेस है और फिर पाई आर एल। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। अब बेस एरिया कैन बी एनी 2D शेप, उसके हिसाब से इसका बेस एरिया डिसाइड होगा। ट्रायंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, और अगर ये सर्किल हो जाए तो ये कोन बन जाती है। इसके कॉमन एरर्स क्या हो सकते हैं वो आपके सामने हैं, बस इसमें ध्यान रखिएगा कि यूनिट सेम होना बड़ा ज़रूरी है। अगर रेक्टेंगल की लेंथ 2.8 ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है तो ये दोनों एक साथ रख देना गलती है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, स्पेशली अक्सर स्टूडेंट्स को ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है इसको देखने में बड़ा ट्रबल होता है। ये समरी उन बच्चों के पास मौजूद है जिनको मैंने अपनी बुक दी है, लेकिन अभी अगर जो इम्पोर्टेंट आप चाहें कि किस टॉपिक के कॉमन एरर आप लोग समझें वो चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रूल्स ऑफ इंडाइसेस, इसके बगैर मैथ में आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। बेसिस सेम होती हैं तो पावर ऐड होती हैं बेसिस मल्टीप्लिकेशन के दौरान, अगर डिवीजन हो रही है बेसिस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ब्रैकेट के ऊपर पावर n हो तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई करेंगे। और इसमें जहन में रखें कि a पावर m डिवाइड पावर n, ये बात बराबर बिल्कुल भी नहीं होती m पावर n के। इस पावर n का बेस a पावर m है, इसलिए ये इसका मतलब होता है कि ये m और n मल्टीप्लाई हुए हैं, जबकि इसका मतलब नहीं है। इस n का बेस सिर्फ m है, तो इन दोनों बातों में फ़र्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 क्यूब एंड देन स्क्वायर, इसका मतलब है कि ये 8 हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर निकलेगा जो 16 हो जाएगा। और अगर ये 2 क्यूब और इस पे स्क्वायर हो तो ये 2, 3 पे स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 9, और 2 रेज़ टू द पावर 9 का मतलब हो जाएगा 512। तो ये दोनों बातें, सॉरी 8 का स्क्वायर मैंने 16 लिख दिया। अब ये भी एक कॉमन एरर है,
8 का स्क्वायर 64 होता है। तो ये दोनों बातें बराबर नहीं हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखें बाज़ दफ़ा स्लिप ऑफ माइंड हो सकती है। ये भी एक कॉमन एरर के 8 का स्क्वायर आप जल्दी में 16 लिख दें, जैसे कि मैंने लिख दिया। किसी भी चीज़ के ऊपर पावर 0 हो वो 1 हो जाता है। ए पावर माइनस एन का मतलब 1 अपॉन ए पावर एन, 1 अपॉन एन पावर हो तो उसको nth रूट ऑफ ए भी लिखा जा सकता है। ए पे पावर एम अपॉन एन हो तो ये ए पे पावर एम, इसके ऊपर पावर 1 अपॉन एन लिखा जा सकता है। यू कैन फाइंड द कनेक्शन बिटवीन दीज टू। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी से मल्टीप्लाई करे अगर, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ ए भी लिखा जा सकता है बिल्कुल। लेकिन इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा, अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी है तो इसको स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी लिखना गलती है। ये दोनों बातें बराबर नहीं हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन था, इसलिए ये काम करना ठीक था। डिवीजन में भी ये काम हो सकता है। कॉमन एरर, जैसे 2a पे क्यूब है तो इसको हम 2a क्यूब लिखते हैं। गलती ये है कि 2 पे b क्यूब था, इसका आंसर सही 8a क्यूब होना चाहिए था। जब हम नेगेटिव नंबर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो अक्सर इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। सब्ट्रैक्शन जब कर रहे होते हैं फ्रैक्शन की, तो ये माइनस भी इस x माइनस वाई से मल्टीप्लाई होना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट ये भी करना भूल जाते हैं। तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, देखें इसमें क्या मामलात हैं। अगला आपका टॉपिक डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन, अगर y वेरीज एज x तो y इज इक्वल्स टू kx, जबकि k कांस्टेंट है। अगर y वेरीज इन्वर्सली, ये इन्वर्सली है, एज x तो इसका मतलब y इज इक्वल्स टू k अपॉन x। बस x डिनोमिनेटर में आ जाता है इन्वर्स में, डायरेक्ट में ऊपर डिनोमिनेटर में ही रहता है। जॉइंट वेरिएशन का मतलब क्या है कि अगर y वेरीज जॉइंटली एज p एंड q तो इसका मतलब है y इज इक्वल्स टू k p q। और y वेरीज डायरेक्टली एज p एंड इन्वर्सली एज q तो इसका रिलेशन जो डायरेक्टली है वो न्यूमरेटर में बनेगा, जो इन्वर्सली है वो डिनोमिनेटर में बनेगा। इवैल्यूएशन सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, सब्जेक्ट कैसे बनता है वो आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट साइड पे हो, राइट साइड पे जाके अगर प्लस है तो माइनस करेगा, मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड करेगा। यू नो दैट। बेसिक आइडेंटिटीज़ तो ज़बान याद होनी ही चाहिए, इन 3 के बगैर काम ही नहीं बढ़ेगा आगे। फैक्टराइजेशन आइडेंटिटीज़ के ज़रिए भी हो सकती है। ये जो राइट साइड है ये इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म है, और जो लेफ़्ट साइड है ये इसकी एक्सपेंड फॉर्म कहलाती है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन फैक्टराइजेशन से भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी हो सकता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने आपसे कौन सा मेथड मांगा गया है। अगर फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं तो फैक्टराइजेशन के अगेन आपके पास 3 तरीके होते हैं। आप चाहे कॉमन ले लें, चाहे मिडिल टर्म ब्रेक कर दें, चाहे तो आइडेंटिटीज़ अप्लाई कर दें। क्वाड्रेटिक फार्मूला सबको अंदाज़ा है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से पहले जब तक इक्वेशन इस फॉर्मेट में ना आ जाए तब तक क्वाड्रेटिक फार्मूला आप नहीं लगा सकते, क्योंकि ए बी सी की डेफिनेशन ये है कि ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी एक्स का कोफिशिएंट है, और सी बग़ैर एक्स वाली चीज़ जो भी बची है वो सी है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पहले 1 बनाना ज़रूरी होता है, फिर कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड पे यूजुअली फेंक देते हैं, फिर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है उसको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं और उसका स्क्वायर ऐड करते हैं दोनों तरफ इक्वेशन के, और फिर फैक्टराइज करते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं आंसर्स को। अलजबरा में गलतियाँ क्या क्या करते हैं, अगर ये 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है तो यहाँ के मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई पूरी साइड से करेगा। अगर आपने ये 1 छोड़ दिया, इसको 2 1 2 नहीं किया तो ये गलती है। यहाँ पर भी इस माइनस की साइन का ध्यान रखना ज़रूरी है। बेहतर है कि यहाँ पे ब्रैकेट इस तरह से लगाया जाए, नहीं लगाएंगे तो ये गलती तस्वुर होगी। और अगर ऐसे है तो आप जानते हैं कि ये 7 आके यहाँ डिवाइड नहीं कर सकता, इसको 2 नहीं बना सकते आप, क्योंकि 7 पूरी साइड से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। अगर तो ऐसे होता कि 7 पूरी साइड से मल्टीप्लाई कर रहा होता, अब ये 7 आके डिवाइड कर सकते हैं तो आप इसको 2x बना सकते हैं, नो इशू। लेकिन इस सूरत में 7 आके अगर डिवाइड करेगा तो वो नहीं कर सकते, गलती है। इस तरह से इन कॉमन एरर्स को और भी देखिएगा। यूजुअली जो एक 12 मार्क क्वेश्चन बनता है आपके पेपर 2 का, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम होती है। इसमें आप वेरिएबल को देखते हैं, कुछ रिप्रेजेंट करते हैं कि लेट एक्स इज़ समथिंग, वेरिएबल अननोन होता है, फिर उससे एक इक्वेशन बनाते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, फिर उसका सोल्यूशन निकालते हैं, उसमें एक्सेप्ट करते हैं कि जो रेलेवेंट सोल्यूशन हो, रिजेक्ट करते हैं जो इररेलेवेंट हो।
इसमें भी अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि जो x की दो वैल्यूज़ आई हैं इसमें जो पॉजिटिव वैल्यू है वो सही आंसर है और जो नेगेटिव वैल्यू है वो गलत आंसर है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। बाज़ ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि नेगेटिव सही हो और पॉजिटिव ठीक ना हो। हमको सॉल्यूशन को चेक करना पड़ता है अगेंस्ट द इनिशियल कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, हो सकता है नेगेटिव आंसर हो और पॉजिटिव ना हो। नेक्स्ट जी हमारा काम है सेट्स एंड वेन डायग्राम का। सेट्स एंड वेन डायग्राम, सेट में जब भी कमांड होती है लिस्टिंग द एलिमेंट्स, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने ब्रैकेट बनाना है और उसके अंदर ऐसे कॉमा से सेपरेट करके बाकायदा एलिमेंट्स लिखने हैं, तो ये कहलाता है लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए सेट बिल्डर नोटेशन, आप नोटेशंस का सहारा भी ले सकते हैं और वेन डायग्राम का सहारा भी ले सकते हैं। फाइनाइट सेट वो होता है कि जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, काउंटेबल एलिमेंट्स हों, और इनफाइनाइट सेट जिसको आप काउंट ना कर सकें। और जैसे ये दो एग्जांपल्स फाइनाइट सेट की हैं, अगर ये लिखा है ये इनफाइनाइट सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स 1 और 2 के दरमियान भी इनफाइनाइट होते हैं। नेचुरल नंबर्स कहाँ ख़त्म होंगे, एंड पॉइंट अगर ना गिवन होती है, एक इनफाइनाइट है। यूनिवर्सल सेट वो जिसमें सब कुछ मौजूद हो, एम्प्टी सेट वो जिसमें कुछ भी मौजूद ना हो, इक्वल सेट जिसमें एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स भी सेम हो तो उनको इक्वल सेट कहते हैं। सबसेट कि अगर बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हैं तो बी को ए का सबसेट कहेंगे। सबसेट को हम कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ अ सेट। वेन डायग्राम कुछ इस तरह से बन सकती है सबसेट की। प्रॉपर सबसेट की ये बनेगी। प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि ए में कुछ ना कुछ ज़्यादा है, राइट। इम्प्रॉपर का मतलब है कि मुकम्मल बी ए में मौजूद हो। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो, उन दोनों का इंटरसेक्शन एक नल सेट हो। ए इंटरसेक्शन बी किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं, ये पिक्चर्स ने सपोर्ट नहीं की मेरे आईपैड ने। अगर ये ए एक सेट है, बी एक सेट है, तो इनका इंटरसेक्शन कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होता है, आपको पता है। और अगर यूनियन हो जाए तो इसका मतलब भी आप जानते हैं, ये ए है, ये बी है। और अगर ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करना हो तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब अगर ए एक सेट है, बी भी एक सेट है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होगा कि ए को छोड़कर सब कुछ। अगर मैं लेट मी यूज़ द डिफरेंट कलर, ये भी शेड होगा, ये भी शेड होगा, ये सब कुछ शेड होगा, सिवाय ए के सब कुछ शेड कर देंगे। दिस इज़ ए कॉम्प्लीमेंट। और ये नोटेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए रिप्रेजेंट होती है, एन स्मॉल एन। अगर ए एक सेट है, लेट्स से ए बी सी, तो इसका मतलब ए बी सी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 3। फंक्शंस, इक्वेशन ही फंक्शन बनती है सिर्फ उस सूरत में कि जब एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज इन द रेंज। मतलब सादे लफ्ज़ों में हर एक x की वैल्यू पर एक ही y की वैल्यू निकले। जैसे ये अगर एक इक्वेशन सीधी सीधी y इज इक्वल्स टू 2x + 1 है, ये बिल्कुल ऐसा है कि इसको y को f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x + 1 लिखा जा सकता है। इस इक्वेशन को फंक्शन बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक x की वैल्यू पर एक डिफरेंट y की वैल्यू आती जाएगी। अगर डिफरेंट नहीं आती तो वो फंक्शन नहीं होता। हर वो x की वैल्यू जो आप पुट कर सकते हैं वो उसका डोमेन कहलाता है, और जो y के आंसर्स आते हैं उसको हम उसका रेंज कहते हैं। इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें a पुट किया गया और आंसर b आ जाए, एक ऐसा फंक्शन जिसमें b पुट करने पे आंसर a आ जाए, उसको इन्वर्स कहेंगे। निकालने का तरीका बड़ा आसान है। अगर ये एक फंक्शन आपके सामने है और आपसे कहा जाए इसका इन्वर्स निकालें, तो इसमें पहले x को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर x की जगह y यानी कि f इन्वर्स ऑफ x लिख देंगे और y की जगह x रख देंगे। तो ऐसे आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ये वीडियो लंबी बहुत होगी, क्योंकि हम आपके सिलेबस में कोई 42 टॉपिक्स हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि
वन गो में इन सब की रिवीजन कर लें। तो आप चाहें तो इसको पॉज करके सेगमेंट्स में भी इसको देख सकते हैं, या अपने साथ एक ठंडी पानी की बोतल रखें, जैसे कि मैंने भी रखी है। और फिर साथ साथ पढ़ते जाइए, या इसको यहीं पॉज कीजिए, फिर उसके बाद दोबारा थोड़ी देर बाद यहीं से स्टार्ट कीजिए। लेकिन इस वीडियो में हम जितनी बातें करेंगे वो सब की सब याद होनी चाहिए। तो इसलिए इस हिसाब से ये एक अच्छा काम है कि आप लोग इस सारी वीडियो को एंड तक देखें। अभी हमारा रह कितना गया है, पेज नंबर 25 पर है, अभी आगे भी बहुत कुछ है। देखें जी, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अगर इस तरह की इक्वेशन है तो उसका शेप ऐसे बनेगा, ये ओरिजिन से गुजरेगा, क्योंकि x 0 पुट करें तो y भी 0 आ रहा है। y इक्वल्स टू माइनस ए एक्स स्क्वायर है तो इसका शेप सिमेट्रिकल होगा, डाउनवर्ड होगा। सॉरी, कहाँ चला गया, गलत जगह मेरा हाथ टकरा गया। तो ये होगा y इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब का शेप ऐसे है, y इक्वल्स टू माइनस ए एक्स क्यूब का शेप ऐसे है। रेसिप्रोकल का ग्राफ ऐसे बनता है और ऐसे बनता है। इसमें x पे स्क्वायर है इसलिए इसका शेप ऐसे है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। मिड पॉइंट फार्मूला आप लोगों को पता है, ग्रेडियंट पता है। आपको ये पता है पैरेलल लाइंस का सेम ग्रेडियंट होता है, परपेंडिकुलर लाइंस का ग्रेडियंट मल्टीप्लाई करें तो -1 होता है। y इक्वल्स टू mx प्लस c इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और आप लोगों को पता है कि इक्वेशन निकालने का तरीका ये है कि आपको ग्रेडियंट अगर पता चल गया है और पॉइंट पता चल गया है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करें और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल लें। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि पहले m निकालें, c निकालें और फिर उसके बाद इक्वेशन निकाल लें। अगर ग्रेडियंट पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, और y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है तो ये लाइन कुछ ऐसे बनेगी। ग्रेडियंट पॉजिटिव है और y इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो लाइन की शेप कुछ ऐसे होगी। ग्रेडियंट भी नेगेटिव है, y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है तो शेप ये होने वाला है। ग्रेडियंट पॉजिटिव है, y इंटरसेप्ट 0 है तो ये ओरिजिन से गुजरेगी। c की वैल्यू आपको पता है, c इज़ अ y इंटरसेप्ट। इस तरह की लाइन का ग्रेडियंट अनडिफाइन होता है और इस तरह की लाइन का ग्रेडियंट 0 होता है। कोलिनियर पॉइंट्स वो कि जो एक ही पॉइंट्स एक ही लाइन पे मौजूद हों, इसके लिए ये लॉजिक अक्सर लग जाती है, ये लॉजिक अक्सर हम अप्लाई करते हैं। और अगर कोई पॉइंट लाइन पर मौजूद हो तो इस लाइन के x और y की जगह आपको इजाज़त होती है कि आप ये पुट कर सकते हैं। इसमें अक्सर x गिवन होता है, y मालूम करना होता है, या y गिवन होता है, x मालूम करना होता है, तो आप इसको इक्वेशन में पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज़, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़, इसमें कुछ रूल्स हैं जो पता होने चाहिए। देखें, अगर आपको पता है कि a ग्रेटर देन b लिखा है, अगर आप दोनों तरफ कोई नंबर ऐड करते हो तो इससे ग्रेटर देन की साइन चेंज नहीं होती। दोनों तरफ अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी साइन चेंज नहीं होती। कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हो, कोई पॉजिटिव, यहाँ पे सी पॉजिटिव नंबर है, राइट, कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो भी साइन चेंज नहीं होती। लेकिन अगर कोई नेगेटिव नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हो तो अगर ये ग्रेटर देन था तो इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ नेगेटिव नंबर। सॉरी, ग्रेटर देन है तो ये लेस देन हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी ये ग्रेटर देन लेस देन बन जाएगा। बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ गिवन होती हैं और उसमें कुछ शेड करना होता है या अनशेडेड छोड़ना होता है डिफाइंड रीजन को। जैसे इसमें आपसे कहा जा रहा है द डायग्राम बिलो शोज सम ऑफ द इनइक्वालिटीज दैट डिफाइन अनशेडेड रीजन। ऐसा भी हो सकता है कि सेंटेंसेस का ऑपोजिट हो, कि आपसे कहा जाए कि जनाब नीचे दी गई जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनके ग्राफ में वो जगह शेड कर दो जो डिफाइंड हो। इसमें हमने अनशेडेड छोड़ा है जो डिफाइन है। जो अनशेडेड छोड़ा है y लेस देन इक्वल्स टू mx प्लस c है तो ये एरिया डिफाइंड रीजन है। अगर ये लेस देन इक्वल्स टू है तो ये सॉलिड लाइन है, और अगर ये सिर्फ लेस देन होता तो ये डॉटेड लाइन होती। ये गलती है। y लेस देन mx प्लस c है तो ये डॉटेड लाइन बनेगी। इसी तरह से y ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो इस तरह से है,
डॉटेड है, ग्रेटर देन तो ऐसे है। वैसे मैंने एक जब ये टॉपिक बताया था तो इसका एक आसान तरीका बताया था कि रेफरेंस पॉइंट ले लें, काम आसान हो जाएगा। y लेस देन इक्वल्स टू a है तो ये जो अनशेडेड पोर्शन है ये इसको डिफाइन करता है। y ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ऊपर की तरफ y ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, ये उसको डिफाइन करता है। x लेस देन इक्वल्स टू a ऐसे होगा, x ग्रेटर देन ज़ीरो ऐसे होगा। ये एक ट्रिकी टॉपिक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप लोगों के सामने है, ज़रा इसको एक नज़र देखिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो ग्रेडियंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीड को, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है कि टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम से डिवाइड हो। ठीक है जी। अगर तो ऐसी लाइन देखी जाए तो ऐसी लाइन का ग्रेडियंट जो है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि यूनिफॉर्म होता है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड रिप्रेजेंट हो रही है। ये इंक्रीजिंग ग्रेडियंट की साइन है तो ये इंक्रीजिंग स्पीड है। यहाँ ग्रेडियंट ज़ीरो हो तो लाइन ऐसी होती है तो इसका मतलब है ये रेस्ट है, क्योंकि स्पीड ज़ीरो हो गई। और ऐसे ये डिक्रीजिंग ग्रेडियंट होता है तो इस वजह से ये डिक्रीजिंग स्पीड है। इसी तरह से स्पीड टाइम ग्राफ की इंपॉर्टेंट बात यह है कि एरिया रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ग्रेडियंट रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव होती है तो उसको रिटार्डेशन या डिसलेरेशन भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि मूविंग बॉडी इज़ स्लोइंग डाउन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि गाड़ी में ब्रेक लग रही है, स्लो हो रही है, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि वो स्पीड उसकी बढ़ रही है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 1/, एक उसमें ट्रेपीजियम बन जाता है तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट अक्सर लगता है। ये काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो इस वक्त स्लाइड है, आई वुड लाइक यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उससे अगर स्पीड टाइम ग्राफ कन्वर्ट करना है तो किस तरह की लाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, स्पीड टाइम ग्राफ में कैसी नज़र आती है। देखें, ये जो यूनिफॉर्म स्पीड है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, वो स्पीड टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसी तरह से अगर कोई इंक्रीजिंग स्पीड है, ये कर्व है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बनेगी। और अगर कोई डिक्रीजिंग स्पीड है, जो डिसलेरेशन है, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन और ग्रेडियंट नेगेटिव होता है तो वैसे बनती है। ये कन्वर्जन अगर आपको ये गिवन हो उसमें से ये बनाना याद रहना चाहिए, ये गिवन हो तो उसमें से ये बनाना याद रहना चाहिए। इन दोनों को कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसकी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है जिसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, तो इसको फिर हम बाद में अगर किसी को समझना है तो मुझसे पूछ ले, डिस्कस कर ले। इसमें कॉमन एरर क्या करते हैं, अक्सर 1 आवर 15 मिनट्स अगर टाइम लिखा हुआ है तो उसको 1.15 आवर लिख देते हैं, जो कि गलती है, नॉट 1.25 आवर। अब देखें, 1 आवर 15 मिनट्स का मतलब है कि अगर ये 1 आवर 15 मिनट्स लिखा है तो अगर मैं इसको आर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो भाई ये 15 डिवाइडेड बाय 60 होना चाहिए, और फिर इसको लिखा जा सकता है कि ये 0.25 आवर। ठीक है, तो 1.25 आवर्स को, अच्छा अक्सर इसका उल्टा भी बच्चे समझ लेते हैं कि 1.25 आवर लिखा हुआ होता है तो उसको लिख लेते हैं कि भाई 1 आवर 25 मिनट्स। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। 0.25 आवर का मतलब है 15 मिनट्स। ठीक है जी। सो दिस इज़ हाउ यू कन्वर्ट। आप इसको, अगर इसको वापस आर और मिनट में कन्वर्ट करना है तो आप इसको लिखेंगे ऐसे कि ये 1 + 0.25 आर है। अब ये भी आर है, ये भी आर है, तो अगर इसको कन्वर्ट करना है तो ये 0.25 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 15। तो हम लिखेंगे 1 आवर एंड दिस इज़ 15 मिनट्स। ये मसला है कि आईपैड में आप गलत जगह हाथ लगा दें तो वो कहाँ चली जाती है कहानी।
दिस इज 15 मिनट्स। ठीक, वह अब ये साइन अगर प्लस लगाएं ज़रूरी नहीं है, इसको ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं जैसे 1 आवर 15 मिनट्स यहाँ लिखा हुआ है, आप ऐसे लिख सकते थे कि ये 1 आवर 15 मिनट्स। ठीक, अच्छा ये अब यहाँ से शुरू होती है जियोमेट्री। ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुकी है और अभी हम 35 पर हैं और हमारा लास्ट पेज 83 पर है। सिलेबस अभी काफ़ी रहता है, तो एक काम करते हैं, इसको हम इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। लेट्स से कि दिस इज़ पार्ट 1 और फिर नेक्स्ट वीडियो इस पार्ट 2 जिसमें से हम ये ज्योमेट्री, एंगल, सर्कल प्रॉपर्टीज़ और ये सारे कहानी यहाँ से शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो ये भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी जल्दी। अभी हमारा यूनिट 7 में बड़ा कुछ रहता है, मैं आपको स्नैपशॉट दिखा देता हूँ। हमारा अभी एंगल्स रहते हैं, कितनी तरह के होते हैं, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, पॉलीगॉन्स, एंगल सर्कल प्रॉपर्टीज़ कितनी तरह की होती हैं, और सिमिलैरिटी, कॉन्करेंसी, सिमिलैरिटी के क्या क्या फार्मूलाज हैं, लोकस एंड कंस्ट्रक्शन, और लोसाइन 3 डायमेंशन तो सिलेबस में नहीं है, फिर ट्रिगोनोमेट्री है, फिर बेयरिंग है, फिर स्टैट्स है। स्टैट्स के बाद हमारा स्टैट्स में फिर बहुत कुछ है, फिर ये प्रोबेबिलिटी। अच्छा, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि अगर प्रोबेबिलिटी वो पढ़ना चाहते हैं तो वो सब्सक्राइब करें चैनल को और मेरी वीडियोस देख लें। प्रोबेबिलिटी कंप्लीट डिफाइंड करने की कोशिश की है जो कुछ भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। अच्छा जी, हमने प्रोबेबिलिटी तो कंप्लीट डिफाइन करने की कोशिश की है, जो आपके सिलेबस में है वो वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को हम यहाँ रोकते हैं और फिर इंशाल्लाह शुरू करेंगे। इसका बाकी पार्ट 2 आपको रात को किसी वक्त अपलोड करके इंशाल्लाह मिल जाएगा।